अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं अर्शिया निक्कत एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, पिछले दिनों हमने हमारे साइंस के 8वां सबक या 8th चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, आलूदगी या पोल्यूशन। उसके 3 वीडियोस अब तक हम देख चुके हैं। 3 लेक्चर्स जो है मेरे अपलोड हो चुके हैं। अब बारी है 4th लेक्चर की या चौथे वीडियो की। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या अहम पॉइंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहला है सॉइल पोल्यूशन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉइल पोल्यूशन, रीजंस फॉर सॉइल पोल्यूशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी की आलूदगी के वजूहात और असरात, और रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पोल्यूशन विद एयर एंड वाटर पोल्यूशन यानी जो मिट्टी की आलूदगी है उसका क्या ताल्लुक़ है हवा और आबी आलूदगी के साथ। एंड नेक्स्ट वन इज पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आलूदगियों के बारे में हमको देखना है कि हम माहौल में आलूदगी होने से किस तरीके से पाबंदी और रोकथाम लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सॉइल पोल्यूशन के साथ। सबसे पहले कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस आपकी किताब में दिए गए हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन यानी मिट्टी की झीज किसे कहते हैं? तो जब मौसमों की वजह से या जो है मुख्तलिफ़ कुदरती आमाल की वजह से जब चट्टानों की टूट फूट होती है या मिट्टी जो है उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और एक जगह की मिट्टी उड़कर चली जाती है, पानी के साथ बहकर नदी नालों में बह जाती है, और किसी जगह की मिट्टी जो है वो कम हो जाती है, उसे हम मिट्टी की झीज या सॉइल इरोजन कहते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी यानी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम होने की क्या वजूहात हैं? मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म या कम हो रही है। क्या वजूहात हो सकते हैं? मिट्टी की आलूदगी यानी हम कचरा अगर वहाँ पर जलाते हैं, या फिर हम खेतों में हद से ज़्यादा जरासीम कश अद्वियात या कीमियाई खादों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या हमने देखा हुआ है कि अगर वहाँ तेज़ाबी बारिश होती है, तो इन वजूहात की बिना पर हमारी जो ज़मीन है उसकी ज़रख़ेज़ी ख़त्म या कम हो सकती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सॉइल पोल्यूशन किसे कहते हैं। आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ सॉइल, सम इज़ कवर्ड बाय आइस, सम इज़ डेजर्ट्स, whereas some is occupied by mountain and hills. Very less area of land is available for human use. यानी हमारी जो पूरी ज़मीन है उसका कुछ हिस्सा कुर्रे अर्ज़ पर जो घिरा हुआ ज़मीन है उसके कुछ हिस्से में, कुल हिस्से में से कुछ हिस्से में बर्फ़ मौजूद है, बर्फ़ानी पहाड़ियाँ बर्फ़ मौजूद है, कुछ हिस्सा रेगिस्तानी और रेतीला है, जबकि कुछ हिस्सा पहाड़ और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इंसानी इस्तेमाल के लायक जो ज़मीन है वो बहुत कम है, काबिल इस्तेमाल ज़मीन बहुत कम है, और वो भी ज़मीन अगर पोल्यूशन या पोल्यूटेड हो जाती है तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो सकते हैं। सॉइल इज़ सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन देयर आर चेंजेस इन इट्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल properties and its fertility decreases due to either natural or man-made reasons। यानी हम किस वक्त कह सकते हैं कि ज़मीन हमारी आलूदा हुई है? जब मिट्टी की तबाही, हयाती और कीमियाई खसूसियात में कुदरती आमाल और इंसानी सरगर्मियों की वजह से तब्दीली वाक़ होती है, जिसकी वजह से उसकी पैदावार में कमी वाक़ होती है, यानी वो उसकी ज़रख़ेज़ी कम होती है, और इसी को हम मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। यानी इंसानी आमाल की वजह से और कुदरती आमाल की वजह से जब जो है हमारी मिट्टी की सलाहियतों में या उसके खसूसियात में फ़र्क पैदा होता है तो हम उसे मिट्टी की आलूदगी कहते हैं। तो देखते हैं मिट्टी की आलूदगी के वजूहात और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फाजिल अशिया जब हम ज़मीन पर फेंकते हैं, इस तरीके से जब कचरा जमा होता है या तो मिट्टी की आलूदगी होती है, सॉइल पोल्यूशन। तो इफ़ेक्ट्स क्या होता है सॉइल पोल्यूशन का, यानी कचरा वगैरह हमने सोर्सेस तो देख लिए,
इफ़ेक्ट्स यानी असरात। फर्स्ट जो है, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री। कारखानों से नमक मिला हुआ तेज़ाबी पानी निकल कर जब मिट्टी में मिल जाता है, उससे मिट्टी की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है या वो मिट्टी बंजर हो जाती है। तो कारखानों वगैरह की जो पानी जो खारिज होता है, अगर वो मिट्टी में शामिल हो जाए और उसमें मौजूद नमकियात वगैरह के ऊपर कोई अमल ना किया जाए, तो वो जो मिट्टी है वो आलूदा हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, रेडियो एक्टिव एंड अदर पोल्यूटेंट्स एंटर एंड पास थ्रू फूड चेन लाइक द सॉइल, क्रॉप, वाटर एंड ह्यूमन बॉडी। और अगर जो तापकार अशिया हैं यानी जिनसे शुआएँ खारिज होती हैं और दीगर जो दूसरे आलाइंदे हैं, वो अगर मिट्टी में मौजूद फसलों, पानी और इंसान से में शामिल हो जाएं, मिट्टी के ज़रिए से नबातात अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, मिट्टी के ज़रिए से उनमें मिनरल्स और वाटर, तो वो फसलों में शामिल होगी, फसलों से या और पानी में, और फिर इंसान यानी हम तरकारी भाजी फल वगैरह जो खाते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो एंटर कर सकते। तो इस तरीके से वो ग़िज़ाई ज़ंजीर में सफ़र होने लगेगा उसका, और ये जो उसके मुज़िर असरात हैं या उससे होने वाली बीमारियां हैं, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में फैल सकती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेज ड्यू टू द सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के साथ, क्योंकि मिट्टी या ज़मीन हर जगह मौजूद है और पानी के ज़राए मिट्टी में ही मौजूद हैं, तो मिट्टी से होते हुए बहकर जो बारिश का पानी अगर नदी और तालाबों में पहुंचता है तो वो पानी भी आलूदा होता है, एक दूसरे से रिलेटेड है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच इनटू वाटर, और जो उसकी वजह से जो जहरीला पानी है जो मिट्टी में से होकर गुजरा है, वो जब पानी में शामिल, तो उसकी वजह से टॉक्सिक यानी जहरीले मादे पानी में शामिल हो सकते हैं। Third point, problems of water pollution increases due to soil pollution. Toxic substances leach into water. Similarly, diseases spreads through various pathogens. और जो हमारे आबी ज़ख़ायर में मुख्तलिफ़ किस्म के जो जहरीले मादे शामिल होते हैं और उसी तरह जरासीम शामिल होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती हैं। तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है प्रॉब्लम, स्किन को प्रॉब्लम कॉजेस, कैंसर हो सकता है, या अदर जो हमारी किताब में नहीं दिए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर ये तो हमने 3 किस्म की हमारी जो आलूदगियाँ हैं, पानी की आलूदगी यानी वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में हमने देखा। नाउ रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पोल्यूशन विद एयर एंड वाटर पोल्यूशन, यानी अगर सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि अगर ज़मीन आलूदा होती है तो उससे हमारी हवा और पानी पर भी असर पड़ता है। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप of soil pollution with air and water? Let us see. If wet waste is dumped or wrong places at wrong places instead of composting, pathogens grow upon it which are then mixed with water causing water pollution. यानी अगर नम कचरा जो गीला कचरा है उसको अगर हम ऐसे ही फेंक दें, यानी घरों से निकलने वाला जो हमारे तरकारी के छिलके हैं या और भी ऐसे जो जिनका बायोडिग्रेडेशन हो सकता है, जिनको ज़मीन के अंदर डालने से उनके डिकम्पोजिशन की वजह से अच्छी खासी खाद तैयार होती है, तो हम उनको गड्ढों में ना डालकर अगर उसे खुले में फेंक दें तो वो वहीं सड़ता रहेगा, जिसकी वजह से खुले में ही उसका तज्ज़िया होगा और उसमें जो है नुकसानदा जरासीम भी जो है उसमें नशोनुमा होते रहेंगे खुले में होने की वजह से, जिनकी वजह से अगर उसमें से अगर उस दौरान बारिश हो जाए तो वो उसमें से बहता हुआ पानी आबी ज़ख़ायर में शामिल हो सकता है और पानी आलूदा हो सकता है। तो यानी मिट्टी की आलूदगी की वजह से पानी की आलूदगी भी हो सकती है। इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, वीडिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यानी हमारे खेतों में या जो है हशरात को शद्वियात का इस्तेमाल होता है, कीमियाई खाद इस्तेमाल होते हैं, घास कश का इस्तेमाल होता है, इससे मिट्टी आलूदा हो जाती है। ठीक है, और अगर इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए
तो यही कीमियाई मादे हवा में शामिल होते हैं ज़र्रात की शक्ल में, और इससे हमारी हवा भी आलूदा होती है क्योंकि इसका छिड़काव किया जाता है पंप के ज़रिए। तो वो सेटल डाउन अगर झाड़ों पर हो गया तो ठीक है, वरना वो अगर उसके पार्टिकल्स हवा में शामिल हो जाते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है या हमारे अमले तनफ़ुस में शामिल होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह कीमियाई खादों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने से ये कीमियाई मादे पानी में शामिल होकर पानी को आलूदा करते हैं। हशरात कुछ अद्वियात जिनका छिड़काव होता है वो हवा को आलूदा करेंगे, और जो ज़मीन के अंदर जो हम जो है खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स वी आर यूजिंग, दीज केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर वेरी हार्मफुल, है ना। तो अगर उसमें से जो पानी है वो पानी में वो उस मिट्टी से होता हुआ अगर पानी नदी तालाब वगैरह में शामिल होता है, कुओं में शामिल होता है या ज़मीन के नीचे जज्ब हो जाता है, तो ज़मीन के नीचे मौजूद जो आबी ज़खायर हैं वो भी उससे आलूदा हो सकते हैं। इंसानी फुजलात, जानवरों परिंदों के फासिद मादों के मिट्टी में मिलने से मिट्टी आलूदा हो जाती है। यानी खुले में अगर जो है इंसान खुले में अगर जो है रफ़ा हाजत करते हैं या फ़ारिग होते हैं तो वो भी मिट्टी को आलूदा करती है। मुख्तलिफ जानवर परिंदे वग़ैरह के जो फासिद मादे हैं उनके जिस्म से निकलने वाले, उससे भी मिट्टी आलूदा होती है। इस ग़िलाज़त के यूं ही रहने से मुख्तलिफ गैसें खारिज होती हैं और बदबू फैलती है। हम जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो है उनमें से गैसों का इखराज होता है जिसकी वजह से बदबू फैलती है। स्टिंकिंग गैस कॉजेस एयर पोल्यूशन। सेम वेस्ट में कॉज वाटर पोल्यूशन इफ़ मिक्सड विद वाटर। और यही अशिया यानी यही ग़िलाज़त अगर मिट्टी के साथ होते हुए उसमें से पानी बहकर शामिल हो जाए तो पानी भी आलूदा हो जाता है। तो हम अगर मिट्टी, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मिट्टी ही आलूदा हुई है, मिट्टी के आलूदा होने से हवा और पानी भी आलूदा हो सकते हैं। सो सॉइल pollution can lead to water and air pollution also. Now, we all know that this pollution is a big problem for our वर्ल्ड ना। हमारी दुनिया के सामने ये पोल्यूशन या आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। सो हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दिस पोल्यूशन, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ enacted some laws for control। हमारी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ क़वानीन इसके लिए तैयार किए हैं, बनाए हैं। आलूदगी को काबू करने से मुताल्लिक़ जो कुछ क़वानीन नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974, 1974 में पानी की आलूदगी को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है उसको उसी नाम से जाना जाता है, वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट। उसको कहते हैं कि आबी आलूदगी की रोकथाम या आबी आलूदगी पर पाबंदी का और काबू का कानून, जो कि 1974 में बना है। ऐसा ही एक कानून दूसरा है रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट। उसको हम फ़िज़ाई आलूदगी और उसकी रोकथाम का कानून कहते हैं। एंड ये जो है तैयार हुआ है इन 1981 में। और 1986 में कानून बना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का कानून या माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का कानून। ये क़वानीन किस लिए बनाए गए हैं? ये क़वानीन इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि इनकी पासदारी हो और हमारे मुल्क को आलूदगी से बचाने में मदद मिले। वेरियस लॉज एंड रूल्स आर इन फोर्स इन रिलेशन टू बायोमेडिकल वेस्ट, हार्मफुल एफ्लुएंट, सॉलिड वेस्ट एंड साउंड पोल्यूशन। बहुत सारे क़वानीन बनाए गए हैं हमारी ज़मीन को बचाने के लिए, जिसमें हयाती तिब्बी कचरा यानी अस्पतालों से निकलने वाला कचरा, ख़तरनाक फाजिलात जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह हैं जो कि ख़तरनाक साबित होते हैं, ठोस कचरा, सूती आलूदगी यानी आवाज़ की आलूदगी पर काबू वगैरह के ताल्लुक़ से ऐसे तमाम क़वानीन बनाए गए हैं, उसूल मौजूद हैं। कारखाने, सनती बस्तियां, कॉरपोरेशन, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह इदारों के ज़रिए दर्जा बाला आलूदगी पर काबू के ताल्लुक़ से क़वानीन पर अमल हो रहा है या नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र आलूदगी इंज़बाती इदारा और मरकज़ी आलूदगी इंज़बाती इदारा इन सरकारी महकमों के ज़रिए किया जाता है। यानी जो
ये काउंसिल्स या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं विच लुक आफ्टर द whether the people are ओबेइंग द लॉज और नॉट, यानी ये जो क़वानीन बनाए गए हैं उनकी पासदारी हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी देखभाल के लिए जो है क़वानीन तैयार किए गए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसकी देखभाल करती है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी, और रियासती हुकूमत यानी महाराष्ट्र की तरफ से भी किया जाता है। आपको किताब में एक एक्टिविटी के तौर पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, यानी घरेलू इस्तेमाल की अशिया, हयाती बेकार अशिया यानी हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली इन चीज़ों के बारे, डोमेस्टिक वेस्ट यानी घरों से निकलने वाला कचरा, बायोलॉजिकल वेस्ट हयाती कचरा, एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट खेतों में निकलने वाले बेकार मादों के बारे में, एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू दीज वेस्ट। और इन सब के बारे में, इनसे हमारी ज़मीन किस तरह आलूदा होती है उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। तो ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इशू लाइक ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड टॉयलेट इन ईच होम एंड राइट इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। गीला कचरा और सूखा कचरा यानी अलग अलग किस्म के कचरे को अलहदा करना क्यों ज़रूरी है, और हर घर में बैतुल खला का होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अब हम लॉकडाउन पीरियड में घरों में मौजूद हैं तो हम अपने फ्रेंड से तो डिस्कस नहीं कर सकते, अगर आप फ़ोन पर करना चाहें तो कर सकते हैं और मालूमात हासिल करिए, लेकिन अपने बड़ों से, अपने आसपास से, और उसके बारे में अपने मालूमात को कलमबंद कीजिए या लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ कोट्स हैं जो हमें इम्पॉर्टेंस बताते हैं ज़मीन के बारे में, जो मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। लैंड इज़ नॉट मेयरली सॉइल, it is a function of energy flowing through a circuit of soil, plants and animals। हमारी जो ज़मीन है वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि वो एक हमारे जो है फाउंटेन यानी झरना है। किसका झरना है? ऑफ एनर्जी फ्लोइंग यानी तवानाई के बहाव का, थ्रू अ सर्किट ऑफ सॉइल। किसके थ्रू वो बह रहा है? जैसे तारों से बिजली बहती है वैसा मिट्टी से ये एनर्जी बह रही है। किन किन तक? टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी नबातात और हैवानात तक जो है तवानाई को पहुंचाने का ये ज़रिया सॉइल है, तो इसलिए इसको ख़राब मत कीजिए। डोंट स्पॉइल द सॉइल, इट विल स्पॉइल यू ए डे, यानी अगर आप आज ज़मीन को ख़राब करोगे तो कल वो आपको ख़राब करेगी, स्पॉइल करेगी, आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि हमें ज़िंदा कहाँ पर रहना है? हमें ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी मिट्टी पर है और हमारा खातिमा भी मिट्टी में ही है। तो इसलिए हमको क्या करना है? इस मिट्टी की कदर करना है, इस ज़मीन की कदर करना है, माहौल की कदर करना है और हमारे माहौल को आलूदा होने से रोकना है। तो बच्चों, ये सबक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप तमाम को समझ में आ गया होगा। मेरे तमाम वीडियोस को जिन लोगों के चूक गए हैं, अगर देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप उनको जो है जब चाहें, जब आपके पास फुर्सत हो, आप उन वीडियोस को देख पाएँ। तो हम नेक्स्ट वीक में हम फिर हाज़िर होंगे आपके पास एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।